2D को क्या क्या जानकारी दे सकती है वो बात हमने कर ली थी, है ना। तो अब मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हार्ट फेलियर में जितनी भी चीजें करनी होती है हमने सबको एक एक करके डिस्कस कर लिया। तो लेट्स क्विकली रिवाइज कि तुम्हें कितना याद है। हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमने क्लिनिकल साइन सिम्टम्स ऐसे लिख देते, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स प्लस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में लैब और रेडियोलॉजी की जितने भी इन्वेस्टिगेशन जो रिलेवेंट है, हम हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन। रिलेवेंट का मतलब जो जरूरी है, मतलब एक पब्लिक में एक ओपिनियन रहती है ना, सब जबरदस्ती जांच करा ली थी और ऐसा करा लिया था, तो एक रिलेवेंट होना चाहिए कि हाँ भाई इसका कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ मतलब इससे कुछ हमें पता लगेगा, जायज कह लो लेकिन जरूरी हो, उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन में देखो हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले क्या करवाया था, नहीं ईसीजी, सबसे पहले ईसीजी करवाया। दूसरे नंबर पर हमने करवाया था चेस्ट एक्स। तीसरे नंबर पर हमने करवाया 2D इको। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि एंटी प्रो बीएनपी नहीं डिस्कस किया था क्या? अरे तो ये तो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे इससे पहले। इसके अलावा और जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं ना, वो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, पीटीआईएनआर वगैरह सब करवाते हैं। तो रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन जिसमें सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ये पीटीआईएनआर भी हो जाता है, करवाते हैं। ये एंटीप्रोबियन के बारे में कुछ कुछ तो बताया था, ऐसा याद आ रहा है मुझे। हाँ आपको नहीं पढ़ाया, मैंने क्वेश्चन करवाया था लाइव, उसमें एंटीप्रोबियन भी आंसर था, इसलिए सही है बिल्कुल। तो अब इसके बारे में बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, और वो डायग्राम तो आज भी हमें चाहिए जो हमने उस दिन यूज किया था ना, फोटो देखेंगे। चलो, तो व्हाट इज एंटीप्रोबियन? ये इन्वेस्टिगेशन है, लैब में भेजा जाता है। किसी भी पेशेंट का हमें एंटीप्रोबियन करवाना है, तो जैसे एक्सरे तो बेड साइड हो जाता है या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके हो जाता है, 2D को जहाँ पर पेशेंट है वहीं हो जाती है, ईसीजी बेड साइड हो जाती है। तो जैसे लैब में हम और इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं ना, उसी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन है एंटी प्रो बीएनपी। अभी इतना भारी भरकम लग रहा है, इसको भी अपन बहुत छोटा कर देंगे और बहुत आसान हो जाएगा। वन बाय वन एक एक करके, भाई नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ना बच्चों, ये बीएनपी डिस्कवर हुआ था सबसे पहले। बीएनपी की फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, ब्रेन डेराइव्ड नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये बीएनपी की फुल फॉर्म है, ब्रेन डेराइव्ड। और साइंस पढ़ने का सबसे मजेदार बात ये होती है कि साइंस में हर वर्ड का मीनिंग होता है। अगर किसी का नामकरण किया गया ना, तो उसके बारे में वो बताता है कि इसका ये नाम रखने के पीछे ये वजह है, ये रेशनल है, ये लॉजिक है साइंस में। इसीलिए साइंस को समझते हैं पर रटते नहीं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो देखो पेप्टाइड, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड, पॉलीपेप्टाइड्स, ये प्रोटीन होते हैं। तो पेप्टाइड तो क्या है, ये नेचर में, नेचर मतलब केमिकली दे आर पेप्टाइड। ये जो मॉलिक्यूल है बीएनपी, ये बीएनपी मॉलिक्यूल किस नेचर का है, केमिकली इट इज पेप्टाइड। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर इसकी क्या है, पेप्टाइड। भाई सेल वॉल फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, तो सेल वॉल की केमिकल स्ट्रक्चर में फॉस्फेट, लिपिड्स और ये होते हैं, समझ गया। वैसे ही ये जो है बीएनपी वो क्या है, पेप्टाइड। ठीक, इसको तोड़ना है अब,
नेट्री यूरेटिक को। तो कैसे तोड़ना पसंद करोगे? एक तो नेट्री प्लस यूरेटिक, ये तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टी बता रहा है, ये करते क्या है, इसके फंक्शन क्या है, बीएनपी का फंक्शन क्या है। नेट्री को भी मैंने दो में तोड़ दिया, मतलब सोडियम, इस Na को देखोगे ना तो ये Na सोडियम, अगर मैं इस पे प्लस कर दूं तो ये सोडियम ही तो हो गया। इसका मतलब ये सोडियम और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। नेट्री यूरेटिक का मतलब क्या हुआ, सोडियम को यूरिन के साथ में बाहर निकालता है, और जहां जहां सोडियम जाता है वहां वहां वाटर फॉलो करता है उसको। ये एक जनरल नियम है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बताई है तब तक आप इस रूल को मान सकते हो कि अगर सोडियम शरीर के बाहर जा रहा है तो उसके साथ पानी बाहर जा रहा होगा, अगर सोडियम बॉडी के अंदर रिटेन हो रहा है तो पानी को भी रिटेन किया जा रहा है, रोक के रखा जा रहा है। तो यूरिन के साथ अगर सोडियम को बाहर निकालेगा तो साथ में क्या निकलेगा, पानी। तो सोडियम और पानी जब बाहर निकलते हैं शरीर से, उस प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं डाईयूरेसिस। क्या नाम देते हैं, डाईयूरेसिस। और जो दवाइयां ये काम करवाती हैं उन दवाइयों को हम बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स आपने नाम सुने होंगे। अच्छा, कुछ नाम इतने ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर होते हैं कि आपको उनके ब्रांड नेम से ही पता होना चाहिए। जैसे लेसिक्स फ्रूसेमाइड होता है, डाइटोर अगर नाम सुना हो, टोरसामाइड होता है, फ्रूसेमाइड का ही भाई या बहन है टोरसामाइड, जो डाइटोर के नाम से आती है। एक डाइटोर प्लस, तो ये दो तीन नाम में एक्स्ट्रा जो बता रहा हूं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से नाम बताए मैंने, डाइटोर, एक नाम आप पहले से जानते हो लेसिक्स, एक नाम मैं और बता रहा हूं डाइटोर प्लस। दे आर कॉमन, वेरी कॉमन ड्रग्स। मतलब ये तो मैंने अभी डायूरेटिक से ही बताए हैं। एविल का नाम आपको नहीं पता है तो फिर आपकी नॉलेज बहुत अधूरी है बच्चों। एविल का अगर आपको नहीं पता एविल के अंदर क्या है, क्या कंटेंट होता है, इसका मतलब आपकी नॉलेज अधूरी। हाँ, तो मैं इनके तो बता देता हूँ जो जो अभी कॉमन। फार्मेकोलॉजी भी कोई अलग नहीं है। आपको सर नहीं ये मैं नहीं जान, मैं फार्मा पढ़ूंगा तभी इसको सुनूंगा। अरे भाई, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, फार्मा से पूछे, फिजियो से पूछे, उसकी मर्जी है। वो तो इसको MSN ही मान के चलेगा, आप क्या कर लोगे। तो आपको तो बस नॉलेज होनी चाहिए कि ये होता क्या है। डाइटोर में क्या है बच्चों, हाँ डायूरेटिक का क्या है इसमें, टोरसामाइड। लेसिक्स में फ्रूसामाइड। डाइटोर प्लस में एक तो डाइटोर होगा ही होगा, प्लस इसमें होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन अलग से भी एल्डेक्टोन नाम से आता है। एल्डेक्टोन, या मैं यहां आप लिख रहा हूं एल्डेक्टोन। जितनी नॉलेज मिल जाए उतनी ले लो, और एक मेमोरी हमेशा दूसरी मेमोरी से चिपक के याद रहती है, हमेशा लिंक होकर के। एक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई नई चीज आप उसको याद रख सकते हो, मेमोरी में चली जाएगी। तो लेसिक्स पता थी, फ्रूसेमाइड। लेसिक्स के साथ में एक डाइटोर बहुत कॉमन है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन डाइटोर इमरजेंसी में बहुत यूज होता है। इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयाँ आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्या उसका एक्शन होता है, क्या उसकी डोज होती है, या क्या उसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है, सब पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे सब पता रहेगा। नाम तो पता चला, इसमें होता क्या ये तो पता चला, करती क्या ये भी पता चल गया। डाईयूरेसिस करती है, मतलब यूरिन ज़्यादा बनाती है और बॉडी से बाहर निकालती है। क्या निकालती है बॉडी से बाहर,
यूरिन, यूरिन बोले तो वॉल्यूम, पानी, पानी ही तो है, बाकी तो चीजें बहुत कम है, मेजर पोर्शन तो पानी। ये दवाई हमने बाहर से दी है क्या पेशेंट को, ये तो अंदर बॉडी में ही बनी है, ये एंडोजीनस, एंडोजीनस जो शरीर के अंदर ही बन रहा है, एंडोजीनस प्रोडक्ट है या एक मॉलिक्यूल है जिसका नेचर कैसा है, डाईयूरेटिक, जो नेचर से कैसा है, डाईयूरेटिक, उसको हमने नाम क्या दिया, नेट्रीयूरेटिक, क्योंकि सोडियम और यूरिन को बाहर निकाल रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो अच्छी बात है या खराब बात, हम हार्ट फेलियर के मरीज में तो भेजा था इसको, हार्ट फेलियर के मरीज में इसकी वैल्यू बढ़ी आएगी, तो इसका मतलब ज्यादा बीएनपी है उसके शरीर में, ज्यादा बीएनपी है तो ज्यादा काम करेगा, बीएनपी ज्यादा काम क्या करेगा, सोडियम और यूरिन को ज्यादा बाहर निकालेगा, यूरिन को ज्यादा बाहर निकालना, अरे ये तो फायदे की बात हो गई, क्योंकि फेलियर वाले मरीज में तो हमें ले दे करके यूरिन ही तो बाहर निकालना है ताकि प्रीलोड कम हो जाए। तो ये तो एक तरह से ट्रीटमेंट, मतलब बॉडी कोशिश कर रही है कि हम अंदर ही कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जो शरीर से पानी को और सोडियम को बाहर निकाल दे, तो ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है, इसका नाम है बीएनपी, ब्रेन डेराइव्ड। तो हमने अभी दो ही चीजों के बारे में बात करी, पहली तो ये पेप्टाइड है, दूसरा ये नेट्रीयूरेटिक है, मतलब डायूरेसिस करवा रहा, सोडियम और पानी को बाहर निकालना है। पहली बार इनको कहां से डेराइव किया गया था, ब्रेन से, फर्स्ट टाइम इट इज दिस मॉलिक्यूल वाज डेराइव्ड फ्रॉम ब्रेन। अब हम ये बात जानते हैं कि ये एक्चुअल में वेंट्रिकल्स की वॉल से सीक्रेट होता है, वेंट्रिकल की वॉल जब स्ट्रेच होती है, जब उसमें खिंचाव होता है, तब ये बॉडी बीएनपी सीक्रेट करती है। वो डायग्राम अगर जल्दी से मिल जाए तो मैं उसको ढूंढता हूं बच्चों, क्योंकि वो डायग्राम अच्छा है, उससे बहुत समझ में आसानी से आएगा। उस दिन भी अपन ने शायद डाउनलोड्स में नहीं, याद है आपको किस में ढूंढा था, सैम्स, हाँ इमेजेस फर्स्ट वाले में था क्या, एक बार देख लेते। हाँ रिसेंट में, थोड़ी पुरानी आप, ये तो आज की लग रही है मुझे क्लास है ना, ये सारी आज की क्लास है, कार्ड में नहीं है क्या, उस दिन तो मिल गई थी, मतलब आसानी से मिल गई थी। इस इमेज में दो ही आ रहे हैं, फाइल कमांडर आरएम क्या है, मिलेगी, ये आज की है, थोड़ी पुरानी, ये बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन और शानदार। अब देखो अपन लेफ्ट या राइट हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट फेलियर में ही इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, उसमें हमें लैब इन्वेस्टिगेशन में बीएनपी भेजा है, लैब में कि भैया बीएनपी की वैल्यू देख करके बताओ कितनी आ रही है। तो हार्ट फेलियर के मरीज में हो क्या रहा था, हार्ट ने आगे पंप करना बंद कर दिया था, राइट वाले ने बंद किया तो आगे जाना बंद हो गया था, तो ये राइट वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा, क्योंकि वॉल्यूम इसमें भरा रहेगा, वो आगे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसकी दीवारों पर खिंचाव होगा, दबाव बनेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। सेम कहानी लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में होगी, यानी कि फेलियर के मरीज में, हार्ट फेलियर के मरीज में वेंट्रिकल्स की वॉल में एक्सेसिव वॉल्यूम और एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भर गया है और वो उसकी दीवारों पर खिंचाव या दबाव डालता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी बीएनपी सीक्रेट करती है। यानी कि
हार्ट फेलियर वाले मरीजों में बीएनपी की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। भाई नॉर्मल वैल्यू जो होती है मैं बता दूंगा अभी कितनी होती है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर का मरीज है उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। तो मेनली वेंट्रिकल्स की वॉल से सीक्रेट होता है और उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में स्ट्रेच है, इसका मतलब फेलियर कौन सा वाला है, लेफ्ट साइडेड फेलियर है, ज्यादा चांस रहते हैं। लेफ्ट साइडेड फेलियर में होता क्या है, अल्टीमेटली यहाँ पानी भरा, ब्लड भरा, यहाँ से यहाँ भरा और अल्टीमेटली वो फेफड़ों में चला गया। और वैसे भी मैंने बताया कि लेफ्ट हार्ट फेलियर इज इक्वल टू पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि कहाँ भर रहा है अल्टीमेटली, ये फेफड़ों के अंदर। तो मैं अगर बीएनपी को पल्मोनरी एडिमा का एक मार्कर बता दूं तो कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही है। भाई मैकेनिज्म हमें पता है कि पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में स्ट्रेचिंग हो रही है, उसके बाद में वहां से सीक्रेट हो रहा है, फेलियर में जा रहा है तो ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ी आ रही है। लेकिन अब जब हम ये चीज़ें जान गए तो सीधा एक लाइन कह दूं ना कि भैया एंटी प्रो बीएनपी अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब मरीज पल्मोनरी एडिमा में है, इसका मतलब मरीज हार्ट फेलियर की कंडीशन में है। और इसका सीधा सीधा एक और मतलब है कि इस मरीज का हमें पानी शरीर से बाहर निकालना है, जिसका बीएनपी बढ़ा हुआ। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं बातों में ऑप्शंस बनाएगा कि बताओ कौन सी वाली बात सही है और कौन सी वाली बात गलत है। तो जब आपको उसकी समझ होगी पूरी कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें इस कंडीशन में बढ़ता है, ये काम इसमें करना होता है, तो आप किसी भी बात का जवाब दे पाओ। एक क्वेश्चन को रट के चले जाने से आंसर करोगे क्या? मैंने लाइव कराया था ना, उसमें क्वेश्चन का आंसर एंटी प्रो बीएनपी था, जबकि वो बुक में आंसर गलत दे रखा है। बुक में उसका आंसर एक्सरे दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। समझ गए मेरी बात? और वैसे आपके इंडिया में, मतलब मैं अगर नॉर्थ साइड की बात करूँ ना, एक भी बुक इंडियन ऑथर की इतनी ऑथेंटिक नहीं है कि आप उस पर पूरा फेथ कर सको, भरोसा कर लो कि नहीं यार इसमें ये बात लिखी हुई है ना तो ये बात सही होगी। इवन टारगेट हाई अभी काफ़ी उसमें गलतियाँ ठीक कर दी हैं। पुरानी जो मैंने देखी थी उस टारगेट हाई में बहुत ज़्यादा गलती, मतलब मैं नाम लेके किसी को ख़राब नहीं बता रहा, लेकिन PR यादव में टारगेट हाई बहुत ज़्यादा कॉमन चलती हैं आपके, बट उनमें कुछ गलतियाँ अभी भी हैं, कुछ गलतियाँ काफ़ी इम्प्रूव भी कर दी गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपना दिमाग हमेशा यूज़ करना है। यहाँ भी मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, मतलब मेरे मन में चीज़ सही चल रही हो और मैं यहाँ यस का नो कर दूँ, बाई चांस टंग स्लिप हो जाए, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, सर एक मिनट ये ऐसा ही होगा कि आपने यही बोला है क्या, या मुझे तो कुछ और लग रहा है। तो ये जो आपका एनालिसिस है ना, ये हमेशा चलते रहता है कि मैं कह रहा हूँ अगर प्रो बीएनपी है तो बढ़ा हुआ होना, इसका मतलब फेलियर है, इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा, तो अपने प्रोसेसिंग में उसको लाओ। हाँ सही है, क्योंकि इधर फेल हो रहा है मतलब पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, सही बात है। पर आपको ये चीज़ लॉजिकल लगनी चाहिए कि हाँ सही बात है, जितना हमने सीखा है उसके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको खुद को हमेशा प्रोसेसिंग चलते रहनी देनी। तो मैं अगर एंटी प्रो बीएनपी के बारे में बात करूं तो देखो नॉर्मल रेंज इसकी होती है ना, नॉर्मल। अच्छा अभी तो मैंने पूरा नाम नहीं बताया ना, बीएनपी के बारे में तो पता चल गया, ब्रेन डेराइव्ड नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, जो नेचर से केमिकली पेप्टाइड है जिनका काम यूरिन और सोडियम को बॉडी से बाहर निकालना है, मतलब डायूरेटिक का काम करते हैं, नेचुरली एंडोजिनस प्रोडक्ट हैं। पहली बार ब्रेन से डेराइव हुए थे इसलिए नाम दे दिया था, लेकिन ये इंडिकेट क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट फेलियर को ये इंडिकेट करते हैं, यानी कि पल्मोनरी एडिमा को दिखाते हैं। और इसका बढ़ा हुआ लेवल एक और चीज कहता है हमसे कि भैया इसको डायूरेटिक देने की जरूरत है मरीज, क्योंकि अगर फेलियर में तो वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा। लेकिन नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, प्रो। तो केमिकली क्या होता है कि किसी भी चीज के सिंथेसिस की स्टेप्स होती हैं, है ना। ये तो बीएनपी सपोज अगर फाइनल मॉलिक्यूल है तो उसके पहले वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा, प्रो बीएनपी। समझ गए ना, जैसे मान लो 4 स्टेप में कोई सिंथेसिस हो रहा है, तो चौथी सिंथेसिस में अगर ये फाइनल होता है बीएनपी, है ना, ये 4th स्टेज थी या स्टेप थी, तो इसके 3rd स्टेप वाला क्या कहलाएगा बच्चों, प्रो बीएनपी। तो हमने बाद में क्या देखा कि बीएनपी के बजाय जो प्रो बीएनपी है ना,
वो ज्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है किसका, हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा। क्लियर है? तो हम बीएनपी से किस में शिफ्ट हो गए, प्रो बीएनपी। और ये मेरे देखते देखते हुआ है, मतलब जब मैंने एमडी कंप्लीट करके क्रिटिकल केयर में काम करना शुरू किया तब तक बीएनपी ही होता था। फिर मैं जब मणिपाल हॉस्पिटल में था तो प्रो बीएनपी कराने लगे, लिटरली, मतलब चीजें बदलती हुई मैंने देखी है सामने। तो प्रो बीएनपी भेज दो साहब, कोई मरीज फेलियर में लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में प्रो बीएनपी भेज दिया। हमने कहा ठीक है। फिर जब मैं इटरनल आया ईएससीसी में तो देखा आजकल वहां पर प्रो बीएनपी नहीं, स्टाफ इंडेंट कर रहा है या जो डालता है ना सिस्टम में, वो कह रहा है कि सर इसका एंटी प्रो बीएनपी भेजना है, एंटी प्रो बीएनपी भेजना है। मेरे को लगा यार ये क्या नई चीज आ गई, तो फिर मैंने उसको पढ़ा, जाना है क्योंकि ये कार्डियक का सेंटर है तो यहाँ लेटेस्ट चीज चल रही थी। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि अच्छा आजकल प्रो बीएनपी नहीं भेजते हैं, आजकल क्या भेजते हैं, एनटी। पहले तो मुझे लगा कि ये वाला एनटी होगा, हाँ। तो एक स्टाफ ने पूछा था मेरे से कि सर एंटी है, तो मैंने कहा डाल दे सिस्टम में, सर्च कर ले एंटी, ANTI सर्च कर, तो कहाँ से आएगा ANTI ने। तब मैंने देखा अच्छा ये एंटी है। फिर मैंने थोड़ा सा जानकारी, तो एंटी का मतलब होता है एन टर्मिनल। ये एन टर्मिनल क्या है, कुछ नहीं है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें नाइट्रोजन वाला एंड होता है, उसको एन टर्मिनल बोलते हैं। केमिस्ट्री है थोड़ी सी, उसमें अपने को डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हाँ, एंटी प्रो बीएनपी की फुल फॉर्म पूछ ले कभी, बीएनपी की तो चलो पूछी जा चुकी है पहले भी, एंटी प्रो बीएनपी की पूछ ले तो एन टर्मिनल प्रो बीएनपी। ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि बीएनपी से पहले वाला प्रो बीएनपी, उसमें भी एन टर्मिनल वाला अगर प्रो बीएनपी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट। क्लियर? तो फुल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बीएनपी में रटने की जरूरत नहीं है। पेप्टाइड है नाइट्रोयूरेटिक का, ब्रेन से डेराइव हुआ था, इसलिए ब्रेन डेराइव नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। और एंटी प्रो बीएनपी आजकल ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। ठीक है, तो एंटी प्रो बीएन की नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखें ना, तो इट इज यूजुअली लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml होती है ब्लड में। यूनिट थोड़ी सी डिफरेंट है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं है, ये क्या है, पिकोग्राम पर ml। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है, 2-4 बार क्वेश्चन कर लोगे, एक आध क्वेश्चन देख लोगे तो याद रह जाएगी। लेकिन अगर मोर देन 75 ईयर्स है किसी की एज, ये तो लेस देन 75 में तो 100 से कम की वैल्यू मानते हैं। 75 से ऊपर की एज में अगर 450 से कम भी है, बल्कि इसको 500 कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। 500 पिकोग्राम पर ml से अगर कम है तो नॉर्मल माना जाता है। देखो रेंज कैसी दी है, अपर लिमिट दे दी कि भैया उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज्यादा है तो दिक्कत है। जैसे कोलेस्ट्रॉल में अगर हम जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स खराब वाले, जैसे LDL है वो खराब होता, तो उसकी हमने अपर लिमिट दे दी कि इतने से कम कम में चलेगा। जो HDL अच्छा वाला है उसकी लोअर लिमिट दे दी है कि इससे ज्यादा होना चाहिए। विटामिन की हम एक लोअर लिमिट दे दें कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट दे दी कि इससे कम होना चाहिए, यहाँ पर भी 100 से कम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई 80 साल का है और उसमें अगर 250 आ रहा है प्रो बीएनपी, एंटी प्रो बीएनपी, तो वो नॉर्मल है। अब इसका प्रैक्टिकल पहलू बता देता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे दिन रात मरीज देखते हैं हम, तो उसमें क्या करना होता है, अगर पेशेंट का 500, 700, 1000 भी अगर एंटी प्रो बीएनपी होता है ना, तो हम मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो बुक में नहीं लिखी होगी, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूजुअली जो फेलियर के मरीज होते हैं ना, हार्ट फेलियर में आते हैं, फ्रैंक पल्मोनरी एडिमा में आते हैं, उनका प्रो बीएनपी 15,000, 23,000, 35,000 आई हैव सीन। एंटी प्रो बीएनपी 35,000 आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यार इसका मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा फेलियर में जा चुका है, बहुत ज्यादा हार्ट फेलियर हो रहा है, बहुत ज्यादा पल्मोनरी एडिमा में 100% है, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ी हुई है उतनी ही ज्यादा इसकी सीवियरिटी होगी। एक तरह से हार्ट फेलियर की सीवियरिटी उतनी ज्यादा होगी जितना उसकी वैल्यू बढ़ी हुई। क्लियर है ये बात? चलिए, तो
नॉर्मल है। किसी का 80 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये 75 साल से ज्यादा, देखो एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि बॉडी में इनका नॉर्मल वैल्यू बढ़ता जाता है। मैंने लिखा है ना, आप समझे नहीं शायद, पूछ लिया करो। 75 साल से ज्यादा की एज में 500 से कम भी नॉर्मल ही है, और यंग एज में 100 से ज्यादा अगर है तो नॉर्मल नहीं मानते अपन यूजुअली। भाई सपोज 250 वैल्यू आ रही है, किसी दो लोगों की 250 वैल्यू आ रही है, ऐसे समझाओ। एक तो 80 साल का और एक है 22-20 साल का, 25 साल का, उसकी भी 250 आ रही है। तो कौन से वाले में ये वैल्यू नॉर्मल होगी? 80 साल वाले में तो नॉर्मल है, लेकिन जो 22 साल का 25 साल का है ना, उसमें 100 से ज्यादा है तो नॉर्मल नहीं है वो। समझ गए आप? हाँ, मतलब कुछ इवेल्युएट कर लो। वैसे 250 वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है प्रैक्टिकली तो, लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखें ना, तो अगर एज 75 से कम है, उसमें अगर 100 से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इट इज एबनॉर्मल। क्लियर है बात? हाँ, मैं ये एरो के निशान समझते हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये चीजें आती होंगी, इसलिए मैं कई बार जिक्र नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब होता है बच्चों मोर देन, और इसका मतलब होता है लेस देन। तो लेस देन 100 नॉर्मल है, और ये किन के लिए? जिनकी एज लेस देन 75 है। अब इसको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं कि अगर यहां मोर देन 75 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर हम लेस देन 75 की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं वहां। ठीक है, लेस देन 75 मतलब यंग लोगों में, जो ओल्ड एज के नहीं है, अभी ओल्ड एज नहीं हुआ, उनके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 से कम। समझ गया? 100 से कम। अगर 150, 200, 250 तो थोड़ी ज्यादा आ रही है एबनॉर्मल। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हार्ट फेलियर हो ही गया हो, लेकिन वैल्यूज तो एबनॉर्मल आ रही। समझ गए? लेकिन अगर 75 साल से ज्यादा है कोई, उसके लिए 250 भी नॉर्मल है, 400 भी नॉर्मल है, 450 कट ऑफ है। मैंने 500 लिख दिया ताकि याद रहे आसानी से। 100 और 500 सीधा आंकड़ा है। 100 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 450 का कोई नोट नहीं होता। ठीक है, कर सकते हैं, कर ही रहे ना। जब एज 75 से नीचे तो बच्चे भी इसमें आएंगे। समझ गए? तो वो कर सकते हैं। तो 500 से कम अगर है तो नॉर्मल, अगर एज 75 से ज्यादा है तो। अदरवाइज अगर 100 से ज्यादा आ रहा है और एज भी 75 से कम है तो एबनॉर्मल माना जाए। क्लियर? ये लिख लो ये पॉइंट। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में एंटी प्रो बीएनपी हजारों में, थाउजेंड्स में आती है। हजारों में। इससे आपको आइडिया रहेगा। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोग्राम में या पिकोग्राम में 10 का वैल्यू भी अगर बढ़ जाए ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे पोटेशियम की वैल्यू ले लो आप, 3.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डीएल या मिलीक्यूलेंट पर लीटर, एक ही बात है। तो उसमें अगर 5.5 से 6 भी हो जाए ना तो चिंता वाली बात हो जाती है। यहां लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल हमें एक आइडिया दे रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हाल है। अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पर ज्यादा दबाव है, ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, ज्यादा प्रेशर है उसके अंदर, और ज्यादा वो दीवारों पर दबाव डाल रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वैल्यू जितनी ज्यादा, हार्ट फेलियर की सीवियरिटी उतनी ही ज्यादा। वैल्यू किसकी? एंटी प्रो बीएनपी की। पूरा लिख लेना वैल्यू। मैं ऐसे लिखाने में मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा निकाल देते हैं हम, फिर भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। वैल्यू जितनी ज्यादा, वैसे नोट्स में भी लिखा होगा, हार्ट फेलियर की सीवियरिटी उतनी ही कम। उतनी ही ज्यादा। चेक कर रहा हूं, देखता हूं कोई जगा हुआ है कि सब सो रहे हैं। हार्ट फेलियर की सीवियरिटी उतनी ज्यादा। अगर दो मरीज आए हैं, एक का एंटी प्रो बीएनपी 5000 है और दूसरे का एंटी प्रो बीएनपी 35000 है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा पेशेंट होगा? 35000 एंटी प्रो बीएनपी वाला, क्योंकि वो ज्यादा सीवियर डिजीज लेकर के आया है।
क्लियर है? तो इसका मतलब डिजीज की सीवियरिटी का एक आइडिया हमें इससे लग जाता है कि अगर एंटीप्रोबियनपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो जाहिर सी बात है उसी को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो नॉर्मल वैल्यूज हो गई, एंटीप्रोबियनपी के बारे में आपको आइडिया लग गया। और एंटीप्रोबियनपी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इफ एंटीप्रोबियनपी इज हाई, हाँ, डायग्नोसिस क्या बन गया है? या तो इसको हार्ट फेलियर कह दो सीधा सीधा, एचएफ का मतलब हार्ट फेलियर, ठीक है ना, या इसको हम पल्मोनरी एडिमा कह दो, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो जनरलाइज एडिमा भी होगा, एसाइटिस भी होगा, वो सब चीज़ें भी होंगी, तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये पल्मोनरी एडिमा या राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ है, उस पेशेंट में एक चीज़ और तय है, क्या करना है आपको, पेशेंट को नीड क्या है, वो तो एवेल्युएशन तो पूरा ही कराएंगे, एक्सरे ईसीजी वो तो सब हो ही चुका होगा, क्योंकि एंटीप्रोबियनपी तो हमने उसके भी बाद में भेजा, ध्यान रखना कि और सीवियरिटी पता चल जाए या कैसा है कि नहीं है वो पता चल जाए। बट एंटीप्रोबियनपी इज स्पेसिफिक ऑफ हार्ट फेलियर, उस पेशेंट को डायूरेटिक देना ही देना है। अभी वैसे ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे। हाँ, क्या हुआ? ऑफ कोर्स डायूरेटिक का काम करता है, इसकी नेचर है, पर ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक होता ना तो दुनिया में कोई भी हार्ट फेलियर का मरीज अस्पताल आता ही नहीं। अगर यही इतना डायूरेसिस, इसकी नेचर है कि ये डायूरेसिस करवाता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इतना डायूरेसिस करवा देगा कि मरीज फेलियर ट्रीट हो जाएगा उसका। भाई अगर बॉडी खुद से ही कंपनसेट कर ले चीजों को तो मरीज अस्पताल में क्यों आएगा? सिंपल, बॉडी जितना कर सकती है उतना कर रही है, उसके बावजूद वो इतना कंपनसेट नहीं कर पाती है कि वो ठीक हो जाए मरीज, उसको सिम्टम्स चले जाए। वरना तो अस्पताल क्यों है भाई? किसी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हो, अस्पताल आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। अस्पताल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो जो कोई भी डिजीज लेकर के आया है वो उसका कंपनसेशन फेल हो चुका है, कंपनसेशन से काम नहीं चल रहा है, उसको सिम्टम्स है परसिस्टेंटली, इसलिए वो हॉस्पिटल आया है, तो अब उसको हमें दवाई देनी पड़ेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एंटीप्रोबियनपी बढ़ा हुआ है जिस पेशेंट का, उसको डायूरेटिक देना ही देना है। बताया तो है बेटा, ईसीजी करवाएंगे, उसमें क्या मिल सकता है? एमआई के चेंजेस, क्योंकि एमआई इज द मोस्ट, एसटी एलिवेशन मिल सकता है ईसीजी में, इससे भी पता चल रहा है। ईसीजी से पहले ये कॉज नहीं बताएगा तुझे, हार्ट फेल हो रहा है ये तो बता रहा है, किससे हो रहा है ये थोड़ी बता रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉज, क्योंकि देखो हार्ट अटैक आया हुआ है तो टाइम वेस्ट ना हो जाए हमारा, सबसे पहले ईसीजी कराने का रेशनल पता होना चाहिए ना। भाई हार्ट अटैक नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी ट्रीटमेंट हम करेंगे ही, पर हार्ट अटैक हो तो फेलियर के साथ साथ हमें हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट भी चालू करना है, क्योंकि उसमें देर करी तो जान का खतरा हो जाएगा ना भाई। सिंपल चीजों को बिल्कुल क्लियर रखो, पूछो ताकि आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाए। एक्सरे क्यों करवाया? पल्मोनरी एडिमा है तो दिख जाएगा, कहीं कोई प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है साथ में, वो भी दिख जाएगा। अब तो एक्सरे देख के पहचान लोगे ना, है ना। ईसीजी हो गया, 2D को क्यों करवा रहे हैं इससे पता कर लो ना, 2D को स्पेसिफिकली बता देगा कि साहब लेफ्ट वेंट्रिकल की इंफीरियर वॉल गई या एंटीरियर वॉल गई, लेफ्ट एट्रियम में कोई क्लॉट पड़ा है, माइट्रल रिगर्गिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, या कोई स्टेनोसिस है क्या, वो बता देगा। EF 30% है वो बता देगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बता देगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल डायलेटेड तो नहीं है वो बता देगा। अगर डायलेटेड हुए RARV तो क्या सस्पेक्ट करोगे? हैं? 2D को में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डायलेटेड आ रहे हैं तो क्या सस्पेक्ट करोगे?
क्वेश्चन दोबारा सुन लो। मरीज अस्पताल में आया, कोई भी सिम्टम्स थे, डिस्निया था, ऑर्थोपनिया था, समझ में आ गई, टैकीकार्डिया भी है, टैकीपनिया भी है, उसको सडन ऑनसेट का है, खांसी भी हो रही है बहुत, अस्पताल में आए, इमरजेंसी में उसकी हमने 2D को करवाई। 2D को में लिखा हुआ है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल डायलेटेड है। तो क्या सस्पेक्ट करेंगे, मैंने एक डायग्नोस, ये भी मैंने क्वेश्चन में करवाया है, आपको नहीं पढ़ा है, आपकी गलती नहीं है, बट वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे ना, नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। यूट्यूब पर जब भी क्लास हो, क्योंकि वहां डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। मेरी क्लास कभी फिक्स नहीं होती है कि आज यही पढ़, मेरे को तो पता ही नहीं था 2D ये एंटी प्रो बीएनपी नहीं हुआ है, मुझे लगा एंटी प्रो बीएनपी पे बात हो गई है, पढ़ा दिया है मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक पेज पहले पढ़ के आता हूँ और वही पेज मुझे पढ़ाना है और एज इट इज लाइन लिखवानी है, आज तक नहीं हुआ ऐसा। जब से पढ़ाना शुरू किया, और ये एक पॉजिटिव चीज हुई है, क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसमें अगर लगता है कि नर्सिंग के एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है तो वो अगले दिन ही आके पढ़ा देता हूँ जिस दिन मेरी क्लास होती है। और आप उसको आउट ऑफ सिलेबस मानो तो मानते रहो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को उन क्वेश्चंस के दम पर सेलेक्ट होते हुए देखा। वो आके ये क्रेडिट देते हैं कि सर उन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई और करके आने वाला नहीं, हिला ही नहीं सकता। आगे बात समझ में? तो आपको तो जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, नई इंफॉर्मेशन वो सीखनी है, और लॉजिकली रेशनल के साथ में कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। आगे बात समझ में? इसका मतलब कि आपको वो क्वेश्चन वाली क्लासेस लेनी है जो लाइव यूट्यूब पर होती है। वैसे हम अगले संडे से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज में लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से लेवल अच्छा रहा। एम्स से एक कदम आगे रहेगी टेस्ट सीरीज हमेशा, और आपकी उसमें परसेंटेज नहीं बनेगी। डिप्रेशन में मत चले जाना, बस पहले ही बता रहा हूं। और डिप्रेशन में जाओ तो जाओ, नुकसान किसका होगा? खुद का। जब पहले ही बता रहे हैं कि उसका लेवल अच्छा है, लेवल अच्छा इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस टफ होनी चाहिए। जो एथलेटिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो वो एक्चुअल जो कंडीशन होती है उनसे भी डिफिकल्ट कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी दे पाए। यहां मैं आपको किताबों में से उठा के क्वेश्चन दे दूं, 80% बन जाएंगे आपकी, लेकिन उससे आपकी ग्रोथ हुई क्या? आपने कुछ नया सीखा क्या? आपने डिफिकल्ट पेपर के लिए खुद को प्रिपेयर किया क्या? नहीं। और ये होता है, जो बच्चे यहाँ 80% बनाते हैं टेस्ट में, दूसरी कोचिंग में, उनके वहां पर 35% बनते हैं ना, तो तब वो डिप्रेशन में जाते हैं कि यार एग्जाम में जो आ रहा है उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही। मैंने बात कराई थी ना जोधपुर में, जो स्टूडेंट्स वो डिप्रेशन में गई थी दिल्ली एम्स का एग्जाम देने के बाद, क्योंकि वो टॉपर रही थी बीएससी नर्सिंग में 4 साल। यहाँ जिस कोचिंग में थी वहां पर भी जो 2-4 टेस्ट हुए तो उसमें सबसे अच्छी रैंक आई थी उस। तो सोचो अब जब टॉपर का ये हाल है कि टॉपर इज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ एग्जाम लेवल, सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, क्लिनिकल क्लिनिकल, और यहाँ पर तो थ्योरी पढ़ाई जा रही थी जैसे कि थ्योरी में से पूरा पेपर आने वाला। थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, अनडाउटेडली आएंगे, पर वो थ्योरी भी एक्चुअल में उन्हीं चीज़ों से जुड़ी होगी जो प्रैक्टिकल चीज़ें काम आती। थ्योरी उन्हीं चीज़ों की होगी, और प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। एक सेंट्रल लाइन का बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है मैंने, वो डाल देंगे, पर उसको देखना है, उसको शेयर भी करना है, और पसंद आए तो लाइक करना है। लाइक करने का कोई दबाव नहीं है, बट अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। देखो मैंने उस दिन जो लाइव क्लास ली थी उस पर बताया था, ये एक डिक्टम है। डिक्टम का मतलब होता है नियम। डिक्टम होता है मतलब ये आपको फॉलो करना ही करना है। डिक्टम बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ये पत्थर की लकीर कह लो, या ये तो करना ही करना है, भूलना नहीं है इस बारे में। क्या है कि अगर RARV डायलेटेड अगर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको पहला सस्पिशन जो होगा वो होना चाहिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एक ही बात। क्यों? ये रहा सामने ये डायग्राम, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बड़ा कर दूं क्या? ये लो, देखो सिंपल, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर अगर एम्बुलेंस बन गया है, एम्बुलेंस को तो काले कलर का दिखाऊंगा, यहां अगर बन गया है एम्बुलेंस, इसका मतलब क्या है
कि ये वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया, किसकी वजह से? एम्बुलस की। व्हाट इज एम्बुलस? एम्बुलस का मतलब सीधा चलता फिरता थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, एक जगह पर अगर वो, जैसे व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? डीवीटी। तो डीप वेन में अगर कोई थ्रोम्बस बना हुआ है तो वो डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जैसे ही वहां से डिसलॉज हुआ थ्रोम्बस और सर्कुलेशन में पहुंचा तो अब वो क्या कहलाएगा? एम्बोलस। और ये एम्बोलस घूमता घूमता कहीं पे भी जा सकता है। ब्रेन में चला गया तो क्या करेगा? स्ट्रोक, सीवीए, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, स्ट्रोक। अगर कोरोनरीज में पहुंच गया, घूमते घूमते भटकते भटकते छोटे साइज का हुआ तो एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक। सीवीए को आजकल ब्रेन अटैक बोलने लग गए। ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग बात है ना, लिख लिया करो कहीं, क्योंकि इनमें सीधे सीधे सवाल मिल जाएंगे। सीधा सवाल। अभी तो लग रहा है कि बस बातों ही बातों में बोल दिया सर ने, ज्यादा काम की बात नहीं होगी, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काम की बातें भी ऐसे हम फ्लो में ही बोलेंगे नॉर्मल। ब्रेन अटैक मतलब सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक। वो हेमरेजिक हो एम्बोलिक हो वो अलग बात है, 85% एम्बोलिक होते हैं, बाकी हेमरेजिक होते हैं। हार्ट में अगर कोरोनरीज में पहुंच गया तो हार्ट अटैक, पल्मोनरी में अगर पहुंच गया एमआई हार्ट अटैक, और अगर पल्मोनरी में पहुंच गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम अब पल्मोनरी अटैक दिया जाना चाहिए, अभी तक दिया नहीं है। तो अगर कुछ पेपर लिखने का मौका मिलेगा तो मैं आई कैन सजेस्ट, तो इसमें अपना नाम भी आ जाएगा। इसकी खोज सबसे पहले नाम किसने दिया था? डॉक्टर योगेंद्र ने, जो बच्चों को नॉर्सेट की तैयारी करवा रहे थे, तभी उनके मन में ये आइडिया आया दिमाग में कि इसका नाम, जब ब्रेन में अगर जा रहा है तो ब्रेन अटैक बोल दिया, जो पहले नहीं बोलते थे। हार्ट में जा रहा है तो हार्ट अटैक हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं। तो अगर पल्मोनरी में जा रहा है तो लंग अटैक बोलेंगे ना सीधा। पल्मोनरी भी क्यों? ऑर्गन इज लंग, तो लंग्स पर अटैक हो, और एक्चुअल में अटैक ही है। क्योंकि अगर ये बहुत सीवियर है तो इसको इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है, इसका डायग्नोसिस तुरंत होना जरूरी है। ठीक है, तो बात कहां से शुरू हुई थी कि अगर इको के अंदर RARV डायलेटेड आते हैं तो पहला जो सस्पिशियन होगा वो क्या होगा बच्चों? देखो आपने सवाल पूछा ना, तो आपको कितनी नई चीजें पता चली। इसने ये पूछा था कि जब एंटी प्रोबीएनपी से पता चल ही जाएगा तो एक्सरे क्यों करवाना, ईसीजी क्यों करवाना? तो मैंने बता दिया ईसीजी क्यों जरूरी है कि कॉज पता चल जाएगा, हार्ट अटैक से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन कॉज भी है और उसमें देर या डिले नहीं होना चाहिए। एक्सरे क्यों करवा दिया? सपोर्ट करेगा कि साहब कोई प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं है, पल्मोनरी एडिमा है तो वो दिख जाएगा। इको क्यों करवा दिया? क्योंकि कौन से वाले एरिया में इन्फार्क्ट है या एमआई हुआ है, किस एरिया का, वो बता देगा। ईएफ बता देगा, डीसीएमपी है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया होगा वो बता देगा। साथ में क्लॉट है तो बता देगा, वॉल्व की एबनॉर्मलिटी है तो बता देगा। और एक चीज क्या बताता है? चैम्बर साइज, जिसमें अगर RARV डायलेटेड मिले तो यू विल सस्पेक्ट पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी कि थ्रोम्बस एम्बोलस बन करके पल्मोनरी आर्टरीज में फंस गया, जिसकी वजह से आगे का फ्लो रुक गया, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डायलेटेड हो गए। तो एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पी का मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मैं लिखता नहीं हूं ताकि थोड़ा टाइम बचे, आप थोड़ा जल्दी लिख लिया, क्योंकि मैं कम समय में जितनी ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं वो उसमें आपका फायदा है। भाई मेरे को तो पैसे नहीं मिल रहे ना आप घंटे के हिसाब से, नहीं तो आराम से धीरे धीरे लिखवाता। मुझे तो ये कि बच्चों को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, सिलेक्शन का नंबर हमारा इतना हो कि दुनिया देखती रहे, और वो होगा। 2-4 दोस्तों को लेके आया करो भाई, वैसे नहीं कि सब फुसला करके उनको बोलो कि भैया क्लास लेकर के देख ले, अगर लगता है कि कुछ मज़ा आए तो कंटिन्यू करना, नहीं तो दरवाजे खुले हुए, कोई रोक टोक नहीं रही, कभी नहीं रही। लेकिन हाँ, प्रमोशन नहीं है हमारा, उसने साफ कह दिया कि सर आपकी कोचिंग का ना कोई नाम ही नहीं जानता और पता ही नहीं है लोगों को, तो ठीक है पता ऐसे चलेगा। या तो तुम सिलेक्शन के बाद बताओगे, क्योंकि तुमसे वैसे ही पूछेंगे 4 लोग कि अरे यार बहुत बढ़िया यार, गजब अच्छी रैंक आई है, कहाँ से करी तैयारी, पर उसमें अभी 6 महीने या जो भी टाइम लगना है वो लगेगा।
तो अभी आप वर्बली बोल सकते हो, और ये तब बोलना जब आपको लगता है, एक्चुअली मेरे कहने पर नहीं, आपको जब लगे कि यार आज की क्लास के बाद में थोड़ा लग रहा है, बार बार बोलते रहते हैं ना, चलो कह के देखते हैं, तो जब आपको लगे। ये तो सिर्फ सस्पेक्ट किया है, क्योंकि RARV डायलेटेड है, ये कंफर्मेटरी नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंफर्मेशन 2D इको से नहीं होता है, क्योंकि और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से RARV डायलेटेड हो सकते हैं। समझ में आ गई? जैसे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है, सुन लो, देख लो, मतलब क्या है कि जहां लगे ना कि थोड़ा ऊपर से जा रहा वहीं टोक देना, ये लड़का सही है, पूछ लेता है। इवन फुल फॉर्म पूछने में भी एजिटेशन नहीं होना चाहिए, और कम से कम बच्चे हैं तब तक तो इस चीज का फायदा उठा लो तुम लोग। ज्यादा बच्चों पर तो मुझे कहना पड़ेगा कि बेटा मैं बाहर बता दूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है सबको ये बात पता होगी ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी बताने में, लेकिन ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और भी कोई भी ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से यहाँ रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए पल्मोनरी आर्टरी में, तो राइट वेंट्रिकल पर दबाव बढ़ेगा और इसका साइज बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या होता है, ये काम अगर सडन हो जाए ना तो डायलेटेड हो जाता है एकदम से। ये काम जब धीरे धीरे होता है ना तो इनकी हाइपरट्रॉफी भी होती है, क्योंकि डेली रेजिस्टेंस मिलेगा, डेली एक्सरसाइज हो रही है, ज्यादा ताकत लगा रहे हैं तो मसल्स फूलने लग जाते, तो हाइपरट्रॉफी भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ डायलेटेड अगर मिल रहे हैं, हाइपरट्रॉफी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोई एक्यूट इवेंट हुआ है। और एक्यूट में तो पल्मोनरी थ्रोम्बो, क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में क्या हुआ, जैसे ही डीवीटी से थ्रोम्बस निकला, जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में उसी टाइम सिम्टम्स शुरू हो, ब्लॉक होते ही डायलेट हो गया, फेलियर में चला गया, सांस में दिक्कत होने लग गई, क्योंकि ये वाला ब्लड यहाँ नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजनेशन कहाँ से होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप क्या करेगा। समझ में आई? तो ये इमीडिएट या एक्यूट अगर इवेंट हुआ है तो सस्पेक्ट क्या करोगे बच्चों, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। लेकिन ये डायग्नोसिस कंफर्मेटरी नहीं है। कंफर्म कैसे करते हैं, किस इन्वेस्टिगेशन से करेंगे? ये तो सस्पेक्ट कर लिया कि भैया इसको तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, अब क्या कराएं कंफर्म कराने के लिए कि है कि नहीं, ये पक्का करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम करवाते हैं ये वाला इन्वेस्टिगेशन। CTPA, सीटी में वो सीटी स्कैन वाला, कंप्यूटेड टोपोग्राफी वाला सीटी। पी का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, पल्मोनरी। पी का मतलब पल्मोनरी, और ए का मतलब एंजियो। एंजियो का मतलब वेसल्स, और ग्राफी का मतलब विजुअलाइज करना, देखना। जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी, CAG में हम कोरोनरी वेसल्स को या आर्टरीज को देखते हैं। तो ये कौन सी है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, क्योंकि हम कौन सी वेसल्स को देख रहे हैं, पल्मोनरी वेसल्स को या पल्मोनरी आर्टरीज को देख रहे हैं। आगे बात समझ में? तो अब क्लियर है कि साहब हम सिर्फ एंटी-प्रो-BNP करा के क्यों नहीं काम चला लेते। समझ में आ गई? हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। 2D को में अगर ये चीज मिल गई, इसका मतलब आपको ये सस्पेक्ट करना है, और ये अगर सस्पेक्ट किया है तो आपको इससे कंफर्म करना है। अब एक लाइन और बता देता हूं, मुझसे रहा नहीं जाता, समझ में तो आ रहा है ना? अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता तो मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसका है टॉपिक, रेस्पिरेटरी, पर अपन तो सिस्टम से बाउंड ही नहीं है। सिस्टम कोई सा भी हो, अभी नर्वस सिस्टम आ जाएगा तो अपन पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टम, अभी गायनी आ जाएगी ओबीजी तो भी वी विल स्टार्ट। तो अपने को ऐसे नहीं कर रहे ये तो दूसरा सिस्टम आ गया। अगर ये कंफर्म हो जाता है सीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, CTPA से पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर कंफर्म हो जाए तो क्या करना होगा आपको? अब इस मरीज को ऐसे छोड़ नहीं सकता, बिकॉज आई एम ए फिजिशियन, तो मुझसे तो अब नहीं रहा जाएगा। अब क्या करें, आपने सस्पेक्ट किया, फिर सोचा कि क्या करें, तो लगा कि यार CTPA करवा लो इसको। CTPA करवा ली, अगर उसमें एम्बोलिज्म नहीं निकला तो ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे हार्ट फेलियर। लेकिन अगर एम्बोलिज्म निकला तो क्या करेंगे? डायग्नोसिस तो हो गया, इससे कंफर्म हो गया। ओ CPR क्यों करना बेचारे का? एंजियोग्राफी की,
और उसमें थ्रोम्बस दिख गया मेन ब्रोंकस में। अब हम इसका क्लॉट को गलाने की कोशिश करेंगे। क्लॉट दिख गया ना, सीटी में पल्मोनरी एंजियोग्राफी में दिखता है, बाकायदा इस साइज का है, प्रॉपर पूरा डिटेल। तो इसमें अब हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा ना भाई। डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो उसके बाद में क्या काम करना है, आप ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। ट्रीटमेंट में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है एंटी कोएगुलेंट। अब देखो पूरी क्लास मुझे लग रहा है इसी पर हो गई आज की, पर क्या फर्क पड़ता है, ये बच्चे पुराने बच्चे तो समझते हैं जिन्होंने कोचिंग कर रखी है और दुनिया देख रखी, नए बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक लकीर के फकीर हैं कि साहब 4 पन्ने लिखवा दिया, आज घर जा करके नोट्स बस्ते में तैयार है, 4 पेज एक सब्जेक्ट में हो गए थे और उनको तसल्ली हो जाती। पर नहीं, पन्ने तो किताबों में आपके पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं, दुनिया भर की किताबें। एंटी कोएगुलेंट का मतलब खून के थक्के को पतला करने वाले, या ब्लड थिनर भी इनको बोलते हैं, या क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने वाली। एंटी मतलब सपोर्ट करने वाली है, खिलाफत करने वाली। खिलाफत किसकी खिलाफत, कोएगुलेशन मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक, या तो ये कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं ये थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस, हाँ, थ्रोम्बस के चीथड़े उड़ा देना, थ्रोम्बस को नेस्तना बूद कर देना, थ्रोम्बस की धज्जियां उड़ा देना, मेल्ट कर देना, गला देना, पिघला देना, या थ्रोम्बस को कहीं का नहीं छोड़ना। हिंदी में कितने शब्द हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने की, पर इंग्लिश में थ्रोम्बोलाइसिस। लाइसिस मतलब मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट डाउन। ठीक है, अब ये बताओ आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी चीज थोड़ी सी डेंजरस लग रही है सुनने में, यार ये तो खतरनाक चीज। इन दोनों में से कौन सी चीज तुम्हें सुन के फील करके यार ये तो, थ्रोम्बोलाइसिस भाई नाम से पता है, चीथड़े उड़ा देना, धज्जियां उड़ा देना, कहीं का नहीं छोड़ना, विध्वंस कर देना, विनाश कर देना, पिघला देना, गला देना। तो ये तो कोई खतरनाक ही चीज है, नामो निशान मिटा देना, नेस्तनाबूद कर देना। तो थ्रोम्बोलाइसिस इज डेंजरस प्रोसीजर। तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है लिखित में, ये साइन करके दो कि मरीज को ब्लीडिंग का इतने % खतरा है, इतने % केसेस में जान का खतरा है, इतने % खतरा परमानेंट पैरालिसिस का भी है, कि हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाए। ये सब जानते हुए भी हम थ्रोम्बोलाइसिस करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं करते तो अभी जान का खतरा है और वो बहुत ज्यादा है, तब हम थ्रोम्बोलाइसिस करते तो रिटर्न में कंसेंट लेकर तब करते। ये थोड़ा सा खतरनाक काम है। तो क्या ये रूटीन में सबको करना चाहिए क्या, नहीं। तो ये वाला प्रोसेस जो है ना वो कब करते हैं, जब पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म प्लस सीवियरिटी को मापने का एक पैमाना है और उसको हम बोलते हैं हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। ये जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना ही ज्यादा काम का टर्म है, और ये टर्म आपको बस पूरी एमएसएन में काम आएगा। क्या तो कार्डियोलॉजी, क्या न्यूरोलॉजी, क्या रेस्पिरेटरी, क्या जीआईटी, हर जगह काम आएगा। किसी भी बीमारी से शुरू होकर के मरीज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल को एक साधारण शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं, मतलब जिससे आप उसकी अहमियत को समझ पाओ, तो शॉक कह सकते हैं। वैसे शॉक थोड़ा हल्का शब्द है, शॉक में तो कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा टाइम है हमारे पास। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब बीपी या पल्स और हार्ट रेट सब कुछ खत्म नहीं, सब कुछ गड़बड़। बीपी लो हो गया, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जो शॉक के सिम्टम्स होते हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो कंडीशन खराब है, एक तरह से गंभीर बात है।
बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे मरीज में जिसमें एम्बोलिज्म है लेकिन साथ में वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो इसका मतलब अब ये प्रायोरिटी हो गई कि इस क्लॉट को तो नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, चाहे खतरा लेना पड़े, इसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा, नहीं तो मरीज को ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में ये एक्सपायर हो जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए और फिर हमें सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, हमारा एक इंसिडेंस हॉस्पिटल का, उसमें बहुत सीखने को मिलेगा। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्लस हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल अगर कोई है तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? थ्रोम्बोलाइसिस। ये चीजें अभी दोबारा आएंगी, लेकिन एक बीज आपके दिमाग में डाल दिया, एक आइडिया आपके दिमाग में डाल दिया कि थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, कब करना जरूरी होता है। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ में मरीज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल को एक वर्ड में शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, जब ये हो रहा है, टैकीपनिया हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो अनस्टेबल है, हीमोडायनामिक्स खराब चल रही है। अब एक मरीज दूसरा ऐसा है जिसका हमने सीटीपीए करवाया क्योंकि उसके आरएआरबी डायलेटेड थे, तो उसमें हमें पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मिल गया कि हाँ साहब है, लेकिन वो थोड़ा अंदर जाकर गया, छोटी वाली ब्रांच में, जो इनकी ब्रांच होती है ना, एक तो मेन पल्मोनरी ट्रंक होता है, फिर सेगमेंट और सब सेगमेंट होते हैं, तो किसी सब सेगमेंटल ब्रांच में अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा? एम्बोलिज्म तो है, क्लॉट दिख रहा है हमें, एम्बुलेंस दिख रहा है, बट पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल। एचडी का मतलब हीमोडायनामिकली। मैं हीमोडायलिसिस के लिए भी एचडी लिखता हूं, तो ध्यान रखना, आप पूरा लिख लो। एचडी का मतलब इट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल। तो एम्बोलिज्म तो है लेकिन इतना सीरियस या सीवियर फॉर्म नहीं है कि मरीज को अभी मिनटों में घंटों में कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो इसका मतलब हमारे पास थोड़ा टाइम है और अभी हमें ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरीज को भी इतना खतरा नहीं है क्योंकि वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है। तो इसको हम किससे ठीक करते हैं? एंटीकोगुलेंट दवाइयां, हेपेरिन दे सकते हैं, वारफेरिन तो लॉन्ग टर्म अगर देना हो तो ओरली अगर देना हो तो देते हैं, नहीं तो आजकल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन चलते हैं। तो एक तो होता है हेपेरिन। अब ये देखो हीमेटोलॉजी आ गई, ब्लड आ गया, सिस्टम बदल गया, तो इसको इतना ही छोड़ दूं क्या मैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो दूसरे सब्जेक्ट का है, कोई और टीचर पढ़ाएगा? क्या बात कर रहे हो? सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता साहब, क्वेश्चन के आने से पड़ता है कि एम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं। हेपेरिन जिसको हम बोलते हैं यूएफ, यूएच या यूएफएच, पूरा नाम ये, इसकी फुल फॉर्म लिखना। यूएफएच का मतलब अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन। मैं लिख देता हूं, मुझे पता है आप में से अभी पूछेगा, मुझे मालूम था। अनफ्रैक्शनेट, फ्रैक्शन है मतलब तोड़ देना, टुकड़े कर देना, अनफ्रैक्शनेट का मतलब तोड़ा नहीं है अभी, अनफ्रैक्शनेट। यूएफएच मतलब अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं साधारण भाषा में, तो जो हेपेरिन आता है ना नॉर्मल, वो अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन नहीं होता, यूएफएच। अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन लिख दिया तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हेपेरिन ही है, उसी को हम अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन कहते हैं। लेकिन ये नाम देने के पीछे वजह ये थी कि एक तो हेपेरिन होता है जिसको हम अनफ्रैक्शनेट बोलते हैं, या इसकी जगह हम कई बार इस्तेमाल करते हैं LMWH। अब ये क्या है साहब? इसमें भी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन बैठे हैं, घबराने तो देंगे ही नहीं। इनमें से एक आध वर्ड का मीनिंग कुछ बनाने की कोशिश करो। है LMWH, और पूरा ही बना दिया उसने। तो H का मतलब तो हेपेरिन ही होना, क्योंकि हेपेरिन की बात कर रहे हैं। या तो हेपेरिन सीधा अनफ्रैक्शनेट हो, या हेपेरिन मतलब H मतलब हेपेरिन। लेकिन ये कैसा है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। इसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आएगा आगे, लेकिन तब तक बताओ निश। ओ माय गॉड, क्या भारी भारी सवाल। सही क्या होता है? दोनों सही है। कब कौन सा देना होता है ये कुछ अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि
बहुत डिटेल हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। अपन हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, ऐसा है। इसके कुछ इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ फायदे और नुकसान है। हेपेरिन का फायदा ये है कि इसको हम डोज टाइट्रेट कर सकते हैं। एपीटीटी की एक जांच होती है, एपीटीटी की जांच जो लैब में करवाते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम जो होता है, उससे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि इसका कितना इफेक्ट आ गया, ये जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें मिल गया। और अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। इसका एंटीडोट आता है प्रोटामिन सल्फेट, हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट। ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। अगर हमें लग रहा है कि यार ज्यादा डोज हो गई है तो इसको बंद कर दो, थोड़ी देर में ये ब्लड में से खत्म हो जाएगा, मतलब मेटाबोलाइज हो जाता है जल्दी, तो उसका ज्यादा देर तक साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग मोस्टली, तो वो नहीं होगी। या डोज ज्यादा चलेगी तो एंटीडोट है, एंटागोनाइज कर सकते हैं प्रोटामिन। ये फायदा हो गया इसका। शॉर्ट एक्टिंग है तो इसका इन्फ्यूजन चला देते हैं, जब रोकना है रोक दो, फिर से इन्फ्यूजन चालू कर दो, एपीटीटी कराते रहो, ये इसका फायदा। किडनी खराब है किसी की, उसमें ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती, एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, तो उसमें हम यही वाला प्रेफर करेंगे। समझ में? ये तो इसके फायदे हैं। ऐसे लग रहा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके नुकसान है। क्या नुकसान है? शॉर्ट एक्टिंग है तो मल्टीपल डोज देनी पड़ेंगी, या तो इन्फ्यूजन चलाओ या बार बार टीडीएस 4 बार 6 घंटे से इसके इंजेक्शन लगाओ, तो एक नुकसान हो गया। मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, एपीटीटी देखते रहो कहीं ओवरडोज तो नहीं चलेगी, ये इसका नुकसान हो गया। एक इसका नुकसान होता है हिट, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब तुमने रिक्वेस्ट करी इसलिए पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के बाहर नहीं है। कुछ भी एक शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन जो सिलेबस के बाहर हो, एक्चुअल सिलेबस। हिट की फुल फॉर्म भी लिख लेना भाई, आज तो कितनी फुल फॉर्म आ गई। बीएनपी से फुल फॉर्म शुरू हुई थी, LMWH फुल फॉर्म, UFH की फुल फॉर्म, CTPA की फुल फॉर्म, PTE की फुल फॉर्म, ठीक है। हिट की फुल फॉर्म क्या हो गई? H तो अभी भी बताइए, हेपेरिन। I से इंड्यूस्ड, यानी कि हेपेरिन के द्वारा की हुई, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर ही सवाल पूछा जाता है। ये लो कितने सवाल हैं इसमें। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। प्लेटलेट की संख्या का बढ़ जाना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। तो अब जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मीनिंग आया है तो कहीं कोने पे थ्रोम्बोसाइटोसिस भी लिख दो ताकि पता रहे, याद रहे। कई बार सीधी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मीनिंग पूछ लेते हैं, तो बहुत ही बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन आने चाहिए वो भी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब पता चल गया। तो इसका मतलब हेपेरिन की वजह से हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अब सोचो, ये खुद एंटीकोएगुलेंट है जो क्लॉट को बनने से रोकता है, और प्लेटलेट भी क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। तो अगर हिट भी हो गया तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसकी कमी क्या हो गई? शॉर्ट एक्टिंग है, बार बार इंजेक्शन देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इफेक्ट कितना आगे एक्शन देखने के लिए। एपीटीटी ये हिमेटोलॉजी में पढ़ेंगे आप, अभी सिर्फ इतना लिखो। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, ये जैसे बीटी ब्लीडिंग टाइम, सीटी क्लॉटिंग टाइम, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, जो कोएगुलेशन प्रोफाइल करते हैं ना ब्लीडिंग के देखने के लिए, उसमें हम एपीटीटी करवाते हैं, ठीक है ना। तो एपीटीटी से इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती। तो ये नुकसान है, मॉनिटरिंग करो, बार बार इंजेक्शन लगाओ, हिट हो गया तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया। ये सब कमियां ये पूरी कर देता है। कौन? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ये अपने आप में अभी इसमें तो 3 इंजेक्शन तो ऐसे हैं जो पढ़ाने अभी, लेकिन अब नहीं पढ़ाऊँ। तुमने थोड़ा सा पूछा था, मैंने थोड़ा बता। मेरे को दिक्कत नहीं, मैं अभी 8-9 बजे तक पढ़ा दूंगा, लेकिन वो वहां पर पढ़ेंगे क्योंकि मैं अभी सो के आया हूँ और मैं एनर्जी से फुल हूँ, अभी कितना भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन इतना तो पता चल गया, LMWH कुछ होता है,
और हेपेरिन का ही फ्रैक्शन है, टुकड़ा, तभी तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया भाई। हेपेरिन के टुकड़े कर दिए तो जाहिर सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के फायदे क्या है? कोई मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, एपीटीटी कराने की जरूरत नहीं, लॉन्ग एक्टिंग है, दिन में एक लगा दो या ज्यादा से ज्यादा 2 दे दो, डिपेंड करता है कंडीशन। तो लॉन्ग एक्टिंग है, कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, हिट का कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, इसमें भी सारी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ। इसमें खराबी क्या है कि अगर किडनी फेलियर है या कोई और ऑर्गन फेलियर है तो उसमें इसका रिस्क है कि साहब इसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो सकता है, या इसका अगर ओवरडोज हो गई गलती से या ज़्यादा इफेक्ट आ गया तो इसका कोई एंटीडोट नहीं है, प्रोटामिन यहाँ काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो ये इसके फायदे और नुकसान। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने मुझे। क्या बनने आए थे और क्या बनने आए? हार्ट फेलियर में थे, बीएनपी पढ़ रहे थे। एक सवाल इसने मुझे छेड़ दिया था कि क्यों बीएनपी से पता चल गया तो बाकी इन्वेस्टिगेशन क्यों। लेकिन हमने ये जो पढ़ा है ना पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सवाल बनते हैं और सीधे सीधे फार्मा का सवाल अलग है, फुल फॉर्म के सवाल अलग हैं, डेफिनेशन के सवाल अलग हैं। तो सीटीपीए को आपने पीटीई को, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को सस्पेक्ट भी कर लिया, कहाँ से? 2D को से। उसको कंफर्म भी कर लिया, कैसे? पल्मोनरी एंजियोग्राफी करा के, सीटीपीएस, और उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया। ट्रीटमेंट में या तो थ्रोम्बोलाइसिस या एंटीकोगुलेंट। किस बात से तय होगा? हीमोडायनामिक्स, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो एंटीकोगुलेंट, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो थ्रोम्बोलाइसिस। अब मैं 2 इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं हॉस्पिटल में। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं, वो पूरा अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक। थ्रोम्बोलाइसिस पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। ऐसे इसको डाइजेस्ट कर लेना। देखो इतनी जानकारी अगर आपको अभी हो जाएगी ना, तो जब उसको पढ़ रहे होंगे ना तब आपको आसान लगेगा, तो नई नॉलेज को आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाओगे। तो ये जैसे होता है ना, खाना खाने से पहले स्टार्टर क्यों होता है? क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाए, आपके जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर जो आप भारी खाना खाओगे उसको आसानी से पचा लेते। समझ गए ना? तो ये स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स आएगा तब वहां पर अपन पूरा खाना खाएंगे। तो 2 इंसिडेंट्स हैं। मैं यहाँ खड़ा होने के बाद में अगर आपको कोई जोक भी अगर सुना रहा हूँ तो समझ लेना वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अगर कोई कहानी सुनाऊंगा तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं क्लिनिकल नॉलेज उससे मिलेगी जो आपके काम आएगी। एक तो अभी रिसेंट का ही किस्सा है, मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि कोई नर्सिंग स्टाफ दिल्ली एम्स में लगा हुआ है, उसकी मदर इन लॉ को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ था, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। उसकी जो वाइफ है, मतलब जिसकी उस पेशेंट की डॉटर, वो भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है, मतलब नर्सिंग किया हुआ उसने भी, एंड शी इज प्रिपेयरिंग। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ था उसको, सिम्टम्स आए थे, इन्वेस्टिगेशन कराया, सीटीपीए कराया तो उसमें कंफर्म हो गया, और शी वाज हीमोडायनामिकली स्टेबल, शी वाज स्टेबल, बीपी ठीक था, पल्स भी ठीक ठाक थी, सिम्टम्स थे, टैकीपनिया था, टैकीकार्डिया था थोड़ा सा, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी, और सर्जरी की हिस्ट्री थी, थोड़े दिन पहले हिस्टेक्टोमी हुई थी उनकी। तो मतलब इमोबिलाइजेशन की वजह से रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, क्योंकि उसने बाद में डिस्कस किया कि सर क्या कारण था, क्यों हो गया। उसको जब पता चल गया ना कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और वो खुद स्टाफ है, तो थोड़ी अपन बात कर लेते हैं भाई क्या है कैसा है। तो उसको मैंने समझाया कि भाई सर्जरी के बाद में रिस्क बढ़ जाती है, इमोबिलाइजेशन से रिस्क और बढ़ जाती है। तो उसने कहा बिल्कुल सर, ये थोड़ा चलना फिरना कम कर दिया था पिछले कई महीनों में, तो वो समझा दिया। तो उनको हमने कैसे मैनेज किया? हेपेरिन चलाया थोड़े दिन, उसके बाद में हम उनको लो मॉलिक्यूलर वेट पर स्विच कर दिया, हेपेरिन इन्फ्यूजन बंद कर दिया और शिफ्ट कर दिया। अब ओरल पे भेज करके हमने घर भेज दिया, डिस्चार्ज हो गई, ऑल राइट। ऑक्सीजन चली थी शुरुआत में, वो धीरे धीरे बंद हो गई, चीज़ें बेटर हो गई। आईसीयू से पहले रूम में भेजा, अब घर भेज दिया। ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के अलावा कुछ ओरल भी आती हैं आज की डेट में, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उनको भेज दिया था सब कुछ अच्छा। आज से कई सालों पहले एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, और पेशेंट इमरजेंसी में बहुत सीवियर डिस्ट्रेस के साथ में आया था, हीमोडायनेमिकली भी अनस्टेबल था, बीपी बहुत लो था, नॉरेड वगैरह चला रखा था, सब कुछ कर दिया था, इंटूबेट कर दिया था, इतना डिस्ट्रेस था रेस्पिरेटरी। इको करवाई, इको में आरएआरबी डायलेटेड थी। इको बिल्कुल रियल इंसिडेंस है, तो आप सोचो, मतलब उसको कनेक्ट करो अपने आप को कि इको करवाई, इको में क्या आया? आरएआरबी डायलेटेड है। तो क्या सस्पेक्ट करेंगे? ये तो
पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। तो प्लान किया कि कंफर्म करेंगे भाई, आप ऐसे थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की प्रोसीजर है, ब्लीड हो गया, डेथ हो गई तो माथे आएंगे ना कि साहब आपके पास एविडेंस भी नहीं था और आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो उसको हमने सीटी कराने का प्लान किया इमरजेंसी वालों ने, और सीटी में उसको शिफ्ट करा दिया। इतने अनस्टेबल पेशेंट को, हीमोडायनेमिकली जो अनस्टेबल होता है उसको शिफ्ट कराना भी बहुत चैलेंजिंग और रिस्की होता है। वो पेशेंट का सीटी के अंदर कंसोल में ले जाते ही कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और कार्डियक अरेस्ट का एक ही मतलब होता है कि अब जो प्रायोरिटी है वो सब कुछ छोड़ करके क्या है, सीपीआर। तो उसका सीपीआर शुरू हो गया। सीपीआर जब होता है तो कोड ब्लू अनाउंस होता है, तो कोड ब्लू में आईसीयू की टीम आती है। आईसीयू में जो टीम लीडर होता है वो आईसीयू का ही डॉक्टर कोई नहीं होता। तो आई वाज ऑन ड्यूटी, तो कॉल आया तो हम पहुंचे वहाँ पर। तो सीपीआर वाज रनिंग, सीपीआर चल रहा था प्रॉपर। तो पूछा फटाफट से, हिस्ट्री ली कि क्या हिस्ट्री है, कि साहब ऐसे ऐसे आर रिलेटेड थे, सीटी कराने आए और वहाँ कोलैप्स हो गया पेशेंट, अरेस्ट में चला गया, सीपीआर चल। तो प्रायोरिटी क्या है, सीपीआर। क्योंकि हार्ट अगर बंद है तो एक सेकंड भी अगर हार्ट बंद ही रहता है तो उस टाइम का ब्लड का सर्कुलेशन बंद है सब ऑर्गन से। और जो सबसे चिंता हमें रहती है ऐसे टाइम पर, वो ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। क्योंकि ब्रेन में एक बार अगर हाइपोक्सिक इंजरी हो गई तो इट इज परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल। आप पेशेंट रिवाइव हो जाएगा लेकिन पैरालिसिस रहेगा, या हमेशा जो कोमा में रहता है वैसा रह सकता है, मतलब उसका कोई रिवर्सिबल उसको नहीं कर सकते रिवर्ट। तो सीपीआर वाज दी प्रायोरिटी। लेकिन सीपीआर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात पता चलेगी कि सीपीआर के साथ ही हमें उसके रिवर्सिबल कॉजेज को ट्रीटमेंट शुरू कर देना। क्योंकि हो क्या रहा था, सीपीआर किया, पेशेंट रिवाइव हो गया, पल्स आ गई, जैसे ही सीपीआर बंद किया वापस से कार्डियक अरेस्ट, पल्सलेस, फिर सीपीआर चालू कर दिया। अब ये तो वैसा हो गया कि जब तक सीपीआर कर रहे तब तक चल रहा है। तो उसको हमने एक्सेप्शनली सीटी जहां होती है ना, सीटी कंसोल जिसको बोलते हैं, वहीं उस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया। सीपीआर करते करते टीम सीपीआर दे रही है, बाहर जाकर रिलेटिव से बात की कि साहब कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, जान का पूरा खतरा है और बहुत कम संभावना है बचने की। जो बेस्ट इस कंडीशन में हम कर सकते हैं वो ये है कि थ्रोम्बोलाइज कर दिया जाए, तो रिवाइव होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं करते हैं तो कोई चांस नहीं। हालांकि थ्रोम्बोलाइसिस के ये खतरे भी हैं, तो करने में भी खतरा है लेकिन नहीं करने में तो और भी ज्यादा, कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने आपस में फैमिली में डिस्कस करके बोला 2 मिनट में बताते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगता है आप तो करो। ये फेथ बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अच्छे से खुल के अपना ट्रीटमेंट में जो भी है वो रिस्क ले पाते हैं, चाहे सर्जरी हो चाहे मेडिकल मैनेजमेंट। तो थ्रोम्बोलाइसिस की कंसेंट लेकर के उस पेशेंट को सीपीआर देते देते थ्रोम्बोलाइज किया। और उस केस में हमने एक्सेप्शन एक और किया। पहला एक्सेप्शन तो सीटी कंसोल में थ्रोम्बोलाइज कर रहे हैं, आर भी डायलेटेड आए थे ना, इको कराई जब इमरजेंसी में, मैंने बताया नहीं क्या, तभी तो हमने सस्पेक्ट किया। आर भी डायलेटेड आए, इको करी तो हमने सस्पेक्ट किया। उसके बाद सीटीपीए का प्लान किया, नॉरेड वॉरेड चला रखा था सब। तो एक बार थ्रोम्बोलाइज करने पर उसको पल्स आ गई, पेशेंट रिवाइव हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दोबारा से पल्सलेस होके कार्डियक अरेस्ट, सीटी के अंदर ही। और यूजुअली किताबों में ये लिखा हुआ है कि 2 बार थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते। अगर एक बार थ्रोम्बोलाइज कर दिया तो 3 महीने या 6 महीने तक आप दोबारा कर ही नहीं सकते। 3-6 महीने तो सर्जरी अगर पहले वो रखिए तो ही नहीं कर सकते। थ्रोम्बोलाइसिस तो 1 टाइम ही बोलते हैं कि एक बार कर दिया तो दोबारा आप नहीं कर सकते। फिर हमने रिलेटिव से बात की, भाई पेशेंट तो जा रहा है ना, किताब में क्या लिखा है, नियम क्या कहता है, वो तो किताबी बात हो गई। तो उसको हमने फिर बोला कि साहब एक बार रिवाइव हो गए बट अगेन ही हैज गॉन इनटू कार्डियक अरेस्ट, और कॉज अपन को पता है कि इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो हमने उसको दोबारा थ्रोम्बोलाइज किया। और जो प्राउड करने वाली बात है वो ये कि जो मरीज इस कंडीशन में था कि जिसका इतनी देर तक सीपीआर चला है, वो मरीज चल के डिस्चार्ज होकर के घर गया। तो इट वाज लाइफ, इस आप उस टीम का हिस्सा होते हो, यू आर पार्ट ऑफ। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने ही सब कुछ कर दिया, सीपीआर तो सारे नर्सिंग स्टाफ ही प्रोवाइड कराता है ना।
तो इसका मतलब हमने जो CPR दिया वो क्वालिटी CPR था, सारी चीज़ हमने बहुत अच्छे से फॉलो की, और नियम अपनी जगह, किताबों में जो लिखा है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको सिचुएशन को डील करना आना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। तो ऐसा पेशेंट अगर आप, तो अब उसके घर वाले या वो पेशेंट कभी ज़िंदगी में आपका एहसान भूलेगा नहीं, वो कभी, मतलब आप कितना भी पैसा कमाओ जीवन में या कुछ भी कर लो, आप ये फील कभी नहीं ला सकते जो अब आपको फील होगा कि यार मेरी वजह से या हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई एक पेशेंट आज दुनिया में है बिकॉज ऑफ यू। और ये तय है कि अगर आप नहीं करते टाइम पर वो चीज़ें तो यू वाज डेड, है ना। तो ये जो आपका फील्ड है, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, यू शुड फील द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, इंसानों के साथ में, और आप रियल लाइफ हीरो। फिल्मों में तो रजनीकांत अकेला 500 लोगों को भी मार देगा या कुछ भी कर देगा, बट रियल लाइफ में उसकी शक्ल, फोटो देखिएगा रजनीकांत, बहुत, मतलब मैं उसका फैन हूँ रजनीकांत का, लेकिन और वो बेचारा दिखावा नहीं करता। लोग क्या है, जैसे जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो पब्लिक में निकलते तो भी मेकअप करके निकलते हैं, वो सिर्फ जब फिल्म की शूटिंग करता है तभी मेकअप करता है, अदरवाइज वो बुढ़ा दिखता है तो दिखता है, बाल सफेद है सफेद है, स्किन उसकी काली है एकदम तो डार्क है तो है, उसको ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो वो हीरो नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हो या पर्दे पर जो हीरो ने फाइट करी और स्टंट मार दिया, कार हवा में उड़ा दी और पता नहीं क्या क्या करते। द रियल लाइफ हीरो इज मेडिकल एंड नर्सिंग फ्रेटर्निटी, जो सच में किसी की जान बचा सकती। तो CPR जब पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस। और ये एक इंसिडेंस है था, आप, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो खाली थ्योरेटिकल बात नहीं है, कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि हाँ साहब इसमें से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन तो करना ही है, होगा ही क्वेश्चन। तो फिर चुटकियों की बात है कि जब आपको इतनी क्लियरिटी है, जब आप ये चीज़ जान गए हो कि रियल लाइफ में ये चीज़ होती है, ये काम आती है और ऐसा हम करते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, फिर क्वेश्चन बच्चों का खेल हो जाता है। तो थ्रोम्बोलाइसिस की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी आपको समझा दिया। अब क्या क्या बता दिया मैंने, सारे इन्वेस्टिगेशन। एंटी प्रोबीएनपी पढ़ाना था बेसिकली, पर ये जो डिस्कशन हुआ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उससे भी ज्यादा है। हाँ, अब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ब्लड सैंपल लैब में भेजते, ब्लड सैंपल वो अलग टॉपिक है, प्लेन वाइल में भेजते हैं, EDTA में भेजते हैं, कौन कौन से, वो एक साथ कभी पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें।